हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं जिह्वागत रोग के बारे में। आचार्य सुश्रुत ने जिह्वागत रोग के कितने प्रकार बताए हैं? 5। और आचार्य भागवत ने बताए हैं टोटल 6। एक इन्होंने एक्स्ट्रा बताया है अधिजीवा। अधिजीवा, अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, बहुत खास बात है। मैं आपको तालुगत रोग पढ़ाऊंगी तभी बताऊंगी आगे कि जो अधिजीवा है, अगर इसका क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि आचार्य का नाम ना दिया हो कि अधिजीवा जो रोग है वो कहाँ का विकार है। ठीक है, तो फिर आपको जीवागत विकार नहीं बताना है। अधिजीवा जो रहेगा वो आपका कंठगत विकार के अंदर आएगा। आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, और अगर आपसे आचार्य का नाम देके पूछा जाए कि अधि भागवत के अनुसार अधिजीवा रोग है तो जिह्वागत विकार नहीं है, लेकिन अगर सुश्रुत का नाम दिया जाए या फिर नाम ना दिया जाए तो अधिजीवा जो रोग आएगा वो कंठगत विकार के अंदर आता है, ना कि जिह्वागत के। आचार्य सुश्रुत ने केवल 5 ही जिह्वागत रोग बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, अलास और उपजीवा। ठीक है ना। और भागवत के 6 ये तो बताई ही है, जिनको हम जिह्वा कंटक भी कहते हैं, यानी कि वातज, पित्तज, कफज, अलास, उपजीविका और एक अधिजीविका। पहले बात करते हैं वातज जीवा रोग को। वातज जीवा कंटक भी कहते हैं, जिसको ग्लोसाइटिस से भी कंपेयर किया गया है। इसके अंदर होता क्या है कि वायु का प्रकोप होगा, उसके कारण जीवा जो होती है वो फट जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, सेंसेशन फील नहीं होते हैं, स्पर्श का ज्ञान नहीं हो पाता है। तथा खास क्वेश्चन है, पूछा जाता है शाक आक्षदन प्रकाशा, शाक पत्र के समान खुरदरी जीवा कौन से रोग में होती है? वातज जीवा कंठ में। शाक पत्र के समान खुरदरी, ठीक है ना। तो शाक आक्षदन, शाकच्छदन प्रकाशा, ये लाइन आपको याद रखनी है। और एक भागवत के अकॉर्डिंग ये भी याद रखना है, यही विजिट में पूछा जाता है। शाक पत्र खरा, सोगान के जो पत्ते होते हैं वो एकदम रफ होते हैं, खुरदरे होते हैं, तो उसके समान जो खुरदरी जो जीवा होती है वो वातज जीवा कंटक में रहती है। इसकी चिकित्सा जो हमने वातज ओष्ठ में पढ़ी थी वैसे ही करेंगे। चतुर्विद स्नेह में मोम मिला करके क्या करवाएंगे? अभ्यंग करवाएंगे। यही वातज जो ओष्ठ है उसमें पढ़ा था। नाड़ी स्वेदन करवाएंगे, सालवण उपना, शिरोवस्ती और वातहर तेल का नश्य देंगे। उसके साथ साथ श्री वेष्टक राल देवदारू से प्रतिचारण भी हम करा सकते हैं। फिर आता है पैतृक जीवा कंटक। पैतृक जीवा में क्या होगा? पित्त के प्रकोप से जीवा जो होती है वो पीली, दाह युक्त व लाल वर्ण के अंकुरों से व्याप्त हो जाती है। ठीक है, तो जो पित्त के प्रभाव के कारण, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो पित्त प्रकोप से जीवा जो होती है पीली, दाहयुक्त और लाल वर्ण के अंकुरों से व्याप्त हो जाएगी। इसमें क्या करना है? पित्त जीवा में क्या करना है? जीवा को रगड़ करके रक्त निकाल देना है, जिससे वो आगे और ज्यादा उसमें पाक ना हो। इसलिए अगर पित्त जीवा कंटक है तो रगड़ के उसके रक्त को निकाल देना है। रक्त निकालने के बाद मधुर द्रव्यों से प्रतिचारण कराना है। गंडूश धारण करवा सकते हैं और नस्य भी दे सकते हैं। कफ कफज वाले में क्या है? कफ के प्रकोप से जीवा जो रहती है वो एकदम भारी गुरु हो जाएगी, बहुल हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, शालमली कंटकावय, ये भी यही फिजिक में पूछा जाता है। शालमली कंटकावय कफज जीवागत रोग है। ठीक है, कफ कंटक में यानी कि कफ जीवागत कंटक में जीवा को क्या करना है? वही रगड़ना है, खुरचना है, रक्त निकाल देना है। पिप्पल आदि गण के द्रव्यों में शहद मिला के प्रतिचारण कराएंगे। उसके बाद पीली सरसों में सेंधव मिलाकर के कवल धारण करा सकते हैं। ठीक है, और जो कफ शामक जो यूष यवसार वगैरह है उनसे हमें युक्त भोजन दे सकते हैं। फिर आता है अलास। अलास में क्या होगा? जीवा के तल में शोथ होता है, तो कफ व रक्त के प्रकोप से जीवा के नीचे गंभीर शोथ उत्पन्न हो जाता है। जीवा के अधोभाग में गंभीर शोथ उत्पन्न हो जाता है कफ और रक्त के प्रकोप से। उसे क्या कहते हैं? अलास रोग कहते हैं। अगर ये बढ़ गया तो बढ़कर के पूरी की पूरी जीवा को जकड़ लेता है तथा गले तू जिव्या वृषम एति पाकम, क्या करता है? पूरी की पूरे जीवा को जकड़ लेगा और जीवा के मूल भाग में तीव्र पाक कर देता है। ठीक है, तो अगर अलस रोग बढ़ गया, जीवा पूरी स्तंभित हो गई, तो मूल भाग में क्या कर देता है?
उसको जीवा की पूरी रूट को क्या कर देता है, पका देता है, उसको हम कहते हैं अलास रोग। ये क्या है, असाध्य बताकर इसकी चिकित्सा नहीं बताई गई है, असाध्य बताकर के चिकित्सा का निषेध किया गया है। लेकिन भागवत ने बताया है कि अगर नया नया आलस रोग है तो उसमें जो कफज के अंदर हमने चिकित्सा की है, जैसे सर्षप आदि तीक्ष्ण द्रव्यों से प्रतिसारण, गंडूस, ये करा सकते हैं आप। किंतु बहुत खास बात यह है कि इसमें शस्त्र कर्म नहीं करना है। बहुत खास क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहले तो आपसे कोई पूछे तो आपको असाध्य बताना है, चिकित्सा बतानी ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोला जाए तो इसमें शस्त्र कर्म निषेध रहेगा। फिर आता है उपजीवा। उपजीवा को मॉडर्न में कोरिलेट किया गया है रेनुला से। तो होता ये कफ रक्त के कारण ही है। तो कफ रक्त के प्रकोप से होने वाला जीवा के उप यानी कि अग्रभाग के समान जीवा को ऊपर की ओर उठाने वाला, जीवा में इस तरीके का शोथ होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इस तरीके से लगता है कि जीवा जैसे आगे से थोड़ा ऊपर की ओर उभार होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से उसमें फील होता है। वहां से सलाइवेशन होता रहता है, कंडू होगा, जलन होगी। और भागवत ने ये जो सिम्टम, आचार्य सुश्रुत ने जो सिम्टम बताया ना, भागवत ने ये सिम्टम अधिजीवा के बताए हैं, ना कि उपजीवा के। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो भागवत ने जो उपजीवा, जो सुश्रुत ने उपजीवा के सिम्टम बताए हैं, वो भागवत ने अधिजीवा के सिम्टम बताए हैं। इसमें क्या करेंगे हम, अब स्वेलिंग हुई है, शोथ हुआ है, तो उसका लेखन करेंगे। लेखन करने के बाद छाछ से प्रतिसारण करेंगे। प्रतिसारण करने के बाद शिरो विरेचन कराना है, गंडूस धारण कराना है और धूम के द्वारा उसकी चिकित्सा करनी है, यानी कि कोई भी धूम देकर के कफ शामक उसकी चिकित्सा करनी है। और अंगुली शस्त्र द्वारा उसका लेखन करना है। लेखन करके उसका जो रक्त बाहर निकलेगा, उस रक्त को बाहर निकालना है और यवक्षार से क्या कर देना है, प्रतिसारण करा देना है। क्लियर है? तो यवक्षार से हम उसका क्या करा देंगे, प्रतिसारण करा देंगे लेखन कराने के बाद। फिर आती है अधिजीवा। अधिजीवा का वर्णन केवल जीवागत रोगों में भागवत ने किया है। ये कफ और पित्त दोष तथा रक्त धातु, यानी कि तीनों आ गए, कफ पित्त रक्त के कारण जीवा के अंदर होने वाला शोथ अधिजीवा कहलाएगा। तो कफ पित्त दोषों से तथा रक्त धातु की विकृति से जीवा के नीचे, जीवा के अग्रभाग की भांति, जीवा का जो ऊपर आगे वाला हिस्सा है ना, अग्रभाग की भांति जो शोथ जीवा के नीचे होता है, जिसमें अंकुर हो, लाला श्राव हो, दाह भी हो, जड़ता भी हो, खुरदरा जो शोथ होता है, जिसमें अब देखिए सारे लक्षण आ गए ना, जिसमें जो है वेदना भी हो, कंडू भी हो और बोलने में, भोजन निकलने में कठिनाई हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिजीवा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, जीवा को उठा करके, अधिजीवा में जीव को ऊपर की ओर उठा करके बड़ी यंत्र से, क्योंकि वो नीचे की ओर शोथ है जीवा के अग्रभाग के समान, तो बड़ी यंत्र से अधिजीवा को खींच करके मंडलाग्र शस्त्र से छेदन कर देना है। उसके पश्चात तीक्ष्ण एवं उष्ण द्रव्यों के चूर्ण से प्रतिचारण, गंडूस्थान तथा क्या करना है, नशे का प्रयोग करना है। क्लियर है? अब जो कंटक रोग है, वातस पित्तस कफस, उनको मॉडर्न में कोरिलेट किया जाता है ग्लोसाइटिस से। ग्लोसाइटिस क्या है? इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ टंग कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ पेपिला। टंग पर कई सारे पेपिली प्रेजेंट होते हैं, तो अगर टंग का इन्फ्लामेशन होता है तो लॉस ऑफ पेपिला देखने को मिलेगा। अब ग्लोसाइटिस है यानी कि इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन के सारे साइन मिलेंगे। क्या मिलेगा? टंग में स्वेलिंग मिलेगी, टंग का जो कलर है वो चेंज मिलेगा, टंग की सरफेस एकदम, क्योंकि पेपिला का लॉस हो गया तो एकदम जो रफ सरफेस थी वो एकदम स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, कारण क्या रहते हैं? अगर किसी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका इन्फेक्शन हो गया, या प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन नहीं किया, सलाइवा प्रॉपर नहीं बन रहा है, और सलाइवेशन नहीं रहेगा तो हाइड्रेशन मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, और सलाइवेशन नहीं होगा तो सलाइवा में कई सारे बैक्टीरिया को किल करने वाले एंजाइम होते हैं, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी। और सलाइवा नहीं होगा तो माउथ एकदम ड्राई रहेगा, जिससे सलाइवरी ग्लैंड और ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, तो ड्राई माउथ होगा तो सलाइवरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ और प्रमोट होगी। मैकेनिकल इरिटेशन और इंजरी, जैसे जल गया, कुछ गरम गरम खा लिया तो उससे पेपिला जल गए, बर्न हो गया। रफ एजेस ऑफ टीथ, खुरदरे दांतों से ही चोट लग गई, या एलर्जी रिएक्शन, कोई माउथ वॉश यूज किया उसके एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, टूथपेस्ट की वजह से, या कोई बीपी मेडिकेशन ले रहे हैं उसकी वजह से, या जो है
टबैको है या अल्कोहल है, इसके एक्सपोजर की वजह से, और कुछ डिसऑर्डर्स जैसे आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो गया, विटामिन बी डेफिशिएंसी या एप्थोस अल्सर, इनके केसेस में क्या होता है, जो स्टोमेटाइटिस के केस हैं, इन केसेस में क्या होगा, जो टंग है उसका इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर क्या रहते हैं इसके, टंग पे स्वेलिंग मिलेगी, टंग की पेपिला लॉस हो गए, इसीलिए क्या मिलेगा, एकदम स्मूथ अपीयरेंस मिलेगी, जो कलर चेंज मिलेगा यानी कि रेड पैचेस मिलेंगे टंग पर, और टंग जो है एकदम टेंडर मिलेगी क्योंकि इन्फ्लाम्ड है ना। च्युइंगम में, स्वेलिंग में, स्पीकिंग में, सब में डिफिकल्टी मिलेगी क्योंकि हर चीज में टंग की हेल्प चाहिए होती है। डायग्नोसिस की बात करें तो जो फिंगर लाइक जो बम्प्स होते हैं टंग की सरफेस पर वो नहीं मिलेंगे क्योंकि पेपिला लॉस हो गया। टंग की स्वेलिंग मिलेगी, ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हैं या डिटेल हिस्ट्री आप पेशेंट की ले सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट का मेन उद्देश्य हमारा कि हमें इन्फ्लामेशन को कम करना है, जिसके लिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जैसे प्रेडनिसोलोन है, इनका यूज कर सकते हैं इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। कोई टॉपिकल जो है एनेस्थेटिक कोई एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स है, एंटी फंगल मेडिकेशन है। एनीमिया अगर है पेशेंट को तो उसको ट्रीट कराना है। और जो बहुत ज्यादा जो कोई फूड सब्सटेंस है उसका यूज कम करना है, ठीक है, कोई इरिटेटिंग फूड सब्सटेंस है उसका यूज कम करना है। फिर उसके बाद आता है उपजीवा का मॉडर्न कोरिलेशन, रेनुला। रेनुला क्या होता है, राना मीन्स फ्रॉग, फ्रॉग से राना मीन लिया गया है। रेनुला क्या है, फ्रॉग की अंडरवेली, फ्रॉग का जो पेट है अंडरवेली वाला जो हिस्सा है उस तरीके का जीभ अगर दिखाई देती है तो फ्रॉग से लिया गया है। जो राना शब्द है वो फ्रॉग से लिया गया है, और रेनुला फ्रॉग की अंडरवेली को कहते हैं, इसीलिए जिसमें टंग जो है फ्रॉग की अंडरवेली की तरह दिखाई देती है उस फ्रॉग का नाम रेनुला दे दिया। रेनुला क्या है, एक टाइप का ये म्यूकोसील है जो कि फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर पे एक म्यूकोसील फॉर्म हो जाता है जो कि एक सिस्टिक फॉर्म होती है, यानी कि गांठ जैसी बन जाती है, म्यूकोसील जैसी एक गांठ बन जाती है, सिस्टिक बन जाती है, ग्रंथि बन जाती है माउथ के फ्लोर पर, उसको रेनुला कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टिक ब्लूइश ट्रांसल्यूसेंट लीजन found in the floor of the mouth on one side of the frenulum, फ्रेनुलम के एक तरफ माउथ के फ्लोर पर ब्लूइश कलर का एक ट्रांसल्यूसेंट लीजन जो होता है उसको हम, एक ग्रंथि बन जाती है ब्लूइश कलर की सिस्टिक ट्रांसल्यूसेंट, उसको हम रेनुला कहते हैं। ये सिस्ट जो होता है वो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड से अराइज होता है। तो जिम्मेदार कौन है रेनुला के लिए, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ये सिस्ट जो होता है स्लोली एंड धीरे धीरे साइज में बढ़ते जाते हैं। कारण क्या है, अगर जो सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल जो ग्लैंड है अगर उनमें किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो रेनुला को कॉज करेगा। सिम्टम की बात करें तो रेनुला में भी असिम्टोमेटिक और पेन नहीं होगा, और हो सकता है कोई सिम्टम भी ना आए। ये साइज में धीरे धीरे फ्लक्चुएट होगा, श्रिंक होगा, कभी कभी बढ़ेगा और स्वेलिंग इसमें रहेगी। यदि ये लार्ज हो जाता है तो निगलने में कठिनाई रहेगी, और लार्ज रहेगा तो टंग उभरी हुई दिखेगी, इलिवेट, क्योंकि ग्रंथि है वो माउथ के फ्लोर पे तो जीभ को ऊपर उठाएगा कि नहीं, तो टंग इलिवेटेड फील होगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट सर्जरी इसकी करनी पड़ेगी, तो कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन ऑफ बोथ ऑफ द ग्लैंड एंड लीजन, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल उन्हीं से अराइज हुआ है, उन्हीं के ऑब्स्ट्रक्शन से अराइज हुआ है, तो उनको कंप्लीट एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और जो लीजन बना है रेनुला का उसको भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लेजर एब्लेशन करा सकते हैं, क्रायो सर्जरी है, इलेक्ट्रोकॉटरी, अगर इनसे ठीक हो सकता है तो ये भी यूज किए जा सकते हैं। लार्जर लीजन कैन बी मार्शुपलाइज्ड, इसमें क्या करते हैं हम कि एक थ्रेड लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं 4.0 सिल्क सूचर को लीजन के चारों ओर स्टिचेस कर देते हैं वाइडेस्ट डायमीटर में, टिश्यू को पूरा इन्वॉल्व करके, जैसे 4 सूत्र बांधते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से बांध देते हैं और एक गांठ लगा देते हैं, बिल्कुल 4 सूत्र वाला ही मेथड है। और सूचर को 7 दिन के लिए ऐसे कैसे ही उसको छोड़ देंगे और वो अपने आप ही वहां से गिर जाता है। फिर उसके बाद आता है ट्यूमर्स ऑफ टंग।
ट्यूमर्स ऑफ टंग में कुछ खास टॉपिक नहीं है, बस सिलेबस में, तो इसलिए एक बार आंखों से निकाल दीजिएगा। तो ट्यूमर्स ऑफ टंग आर सब टाइप ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। ठीक है, हेड एंड नेक कैंसर के बाद ही ये डेवलप होंगे। ये प्राइमरी या अन्य लोकेशन की मेटास्टेसिस के कारण, जैसे कहीं और का कैंसर है, हेड का कैंसर है, नेक का कैंसर है, तो उसकी मेटास्टेसिस के कारण सेकेंडरी फॉर्म में ये हो सकते हैं। ये लिम्फेटिक्स, सलाइवरी ग्लैंड, टॉन्सिल्स, जो मेलेनोसाइट्स हैं उनसे ड्राइव होते हैं। तो ये कहीं से भी हो सकता है, सलाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर हो या फिर टॉन्सिल के कारण हो जाए या लिम्फोसाइट की वजह से हो जाए, तो कहीं से भी ये ड्राइव हो सकते हैं। कॉमनेस्ट टाइप जो कार्सिनोमा होता है टंग का, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा रहता है। कार्सिनोमा ऑफ द बेस ऑफ द टंग इज द कॉमन। पेशेंट जो है नोड स्वेलिंग होने तक असिम्टोमेटिक रहते हैं, तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि टंग का कार्सिनोमा हुआ है, लेकिन जब जो नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, उनमें स्वेलिंग आने लगती है, तब पेशेंट को लगता है कि कोई और प्रॉब्लम है। तो जब तक जो नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग नहीं आती है, तब तक ये असिम्टोमेटिक रहते हैं। कारण क्या रहेगा? डीएनए म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, और ट्रिगर्स जैसे टबैको है, अल्कोहल है, या माल न्यूट्रिशन, पुअर हाइजीन है, इन्फेक्शन है, कोई भी कारण रह सकता है। पान मसाला है, ठीक है, इलिफ्टेड डेंचर्स हैं, उनकी वजह से हो सकता है, या एचपीवी वायरस की वजह से हो सकता है। सिम्टम क्या रहेगा? वही जो कॉमन सिम्टम है माउथ के वही रहेंगे। सोर थ्रोट रहेगा और लंप जैसा फील होगा, स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी, कान के सराउंडिंग, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड अगर इन्वॉल्व है तो कान के सराउंडिंग में पेन प्रेजेंट हो सकता है, और टोन चेंज हो जाएगी, चेंजिंग इन क्वालिटी, बोलने की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, टंग का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, और डिस्फेजिया, निगलने में दिक्कत रहेगी, और ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। डायग्नोसिस में पेशेंट की सबसे पहले कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में लेरिंगोस्कोपी करा सकते हैं, बायोस्कोपी और फाइन नीडल एग्जामिनेशन, एस्पिरेशन करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी से अगर ठीक होता है तो वो कराइए। सर्जरी में कोई जो है नोड बन गया है बड़ा, उसको निकालिए। कीमोथेरेपी है, और ट्रैकियोस्टोमी, अगर इसने ट्रैकिया को कवर कर लिया है, सांस नहीं ले पा रहा है पेशेंट, तो ट्रैकियोस्टोमी करानी पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है टंग टाई। टंग टाई को हम एंकाइलोग्लोसिया भी कहते हैं, और ये कंजेनिटल एनोमली है। इसमें होता क्या है, जो टंग की जो टिप है उसकी मोबिलिटी, उसका टंग की टिप को हम इजीली मुंह में चाहे जहाँ उसको घुमा फिरा सकते हैं। टंग टाई के अंदर जो टंग की जो टिप है उसकी मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। किस कारण से? थिकंड एंड शॉर्टन फ्रेनुलम लिंग्वी, जो टंग की सरफेस को माउथ फ्लोर से जोड़ने वाला फ्रेनुलम लिंग्वी है, अगर वो साइज में छोटा हो जाए और साइज उसका इनलार्ज हो जाए, लेंथ में तो शॉर्ट हो गया और साइज इनलार्ज हो गया, यानी कि थिकंड हो गया, तो उस केस में, क्योंकि मूवमेंट कराने में ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रेनुलम लिंग्वी, तो टंग का मूवमेंट नहीं हो पाएगा और मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसे हम टंग टाई कहते हैं, जिससे टंग को लिफ्ट करने और साइड टू साइड मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। टंग को लिफ्ट नहीं किया जा सकता, साइड टू साइड मूव करने में प्रॉब्लम होती है। सिम्टम की बात करें तो डिफिकल्टी टू लिफ्टिंग द टंग टू अपर साइड, ऊपर की ओर उठाने में डिफिकल्टी रहेगी, टंग को साइड मूव कराने में डिफिकल्टी रहेगी, खाने में, निगलने में, बोलने में, सब में डिफिकल्टी रहेगी। ठीक है, और ओरल डेवलपमेंट ऑफ बेबी, अगर बचपन से ही हो रखा है तो बच्चे का जो ओरल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, स्क्रीनिंग से पता चली जाएगा, और पेशेंट या तो ये खुद ही ठीक हो जाता है या फिर फ्रेनोटॉमी या फ्रेनुलोप्लास्टी इसकी करानी पड़ेगी। बाकी ये जो अधिजीवा जो हमने वहां पढ़ा था वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपके जीवा के सारे विकार। कंप्लीट होते हैं, एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन जो कंटक रोग है वो 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है ग्लोसाइटिस, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसको पढ़िएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।